एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर उससे पहले आपको जो है अब मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे बुक्स और ई बुक्स दोनों अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो गिवन है कहां पर, डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भैया आज की जो क्लास है जिसमें हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कौन सी चीजों को कवर करेंगे। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पुराने जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट हमने कर लिया है उसका एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो चैप्टर है कक्षा 10वीं जीव विज्ञान अध्याय क्रमांक 8, जिसे हम कहते हैं कि भैया जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें जो कहानी है राइट वो कहां तक पहुंची है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमने ये देखा था बेसिकली कि जनन कितने प्रकार से हो सकता है। तो हमने बात की थी सबसे पहले अलैंगिक जनन की, जहां पर किसी भी प्रकार के दो अलग अलग नर और मादा युग्मक की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर जो एक ही जनक होता है राइट वो अपनी अगली संतान या संतति जो है उसे उत्पत्ति कर सकता है। इसका आप लोगों का जो फेवरेट एग्जाम्पल है वो है अमीबा, कि किस तरीके से अमीबा में द्विखंडन होता है, कैसे जो है कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे आप जानते हो कि ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं वो पूरा का पूरा पौधा पत्तियों से ही पैदा कर देती है राइट। हम बीजाणु समासन के बारे में पढ़ चुके हैं, मुकुलन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम जो है भैया पुनर्जनन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अलैंगिक जनन अपना पूरा हो चुका है, जहां पर हमें अलग अलग नर और मादा युग्मकों की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जहां पर हमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, जो कि बेसिकली उन सारे पादपों में होता है जिनमें फूल होते हैं। साथ में यदि हम बात करें जीव जंतु की, तो जितने भी बहुकोषी जीव हैं, जिसमें बंदर आ गया, इंसान आ गए, शेर आ गया, डॉगी आ गया, हिरण आ गया, बिल्ली, जितने भी हैं, इन सब में होता है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन यदि होता है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको चाहिए होते हैं नर युग्मक। जैसे कि यदि हम मानव की बात करें तो शुक्राणु और मादा युग्मक, जैसा कि हम मानव की बात करें तो अंडाणु, या फिर हम यदि पौधों की बात करें तो अंडकोशिका राइट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो अलैंगिक जनन अपना पूरा हो चुका है। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका जल्दी से जो है रिवीजन हो जाए। और यदि आपने ये सारी चीजों को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो लैंगिक जनन में कौन सी चीजों को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया पुष्पी पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, कैसे परागण होता है और कैसे जो है युग्मकों के बीच में निषेचन होता है। साथ में यदि हम बात करेंगे कि मानव में कैसे जनन होता है, तो यहां पर हमने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निपटाया है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और सबकी जो वीडियोस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि परागण क्या होता है, रजोधर्म या मासिक धर्म क्या होता है, और जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, और उसके पालन पोषण के पीछे कौन सी गतिविधियां शामिल होती है। तो ये वाला जो भाग है, बात समझ में आई, इधर वाला जो भाग है ये अपना पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक वाइज जो है उसको क्या करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल पूरी तरीके से हो जाएगा। चलो, तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की, तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है। सबसे पहले तो भैया यौन संक्रामक बीमारियां, जैसा कि आपने एड्स के बारे में सुना होगा, भयंकर वाली बीमारी है राइट। और दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है परिवार नियोजन। क्या आती है? परिवार नियोजन। तो एक ये वाला जो भाग है परिवार नियोजन वाला, इसको जनसंख्या नियंत्रण पर जब आप निबंध लिखा करते थे 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, हिंदी में या पर्यावरण में, तब आपने इस भाग को जरूर कवर किया होगा राइट। तो आज की क्लास में हमें दो चीजें बड़े ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से देखिएगा। यौन संक्रामक बीमारियां पहली बात, और दूसरी जो बात है वो है परिवार नियोजन। बात समझ में आई? अच्छा, परिवार नियोजन पे तो आप लोगों ने बहुत सारे
स्लोगन्स भी लिखे होंगे, नारे भी बनाए होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इन दोनों में हम मुख्यतः क्या क्या कवर करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक प्रकार की परिवार नियोजन की विधि, राइट। हम कंडोम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, और साथ में गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की स्कीम चलाती है, वहां पर भी वो कंडोम के बारे में बहुत सारे स्लोगन्स लिखती है। चलिए, हम बात करेंगे नसबंदी के बारे में, हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो कि राइट यौन संक्रमित रोग है, जैसे हम लोग HIV या फिर एड्स कहते हैं। हम बात करेंगे क्लेमिडिया, गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियों के बारे में, जो कि एक प्रकार की STD या फिर यौन संचारित रोग है। बात समझ में आ गई? चलो, क्लियर हो गई कहानी। ये था भैया एक जल्दी से आपके दिमाग के लिए ट्रेलर। अब पूरी जो मूवी है आज की क्लास की, उसको शुरू करते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं। दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, परिवार नियोजन, और दूसरा जो है वो है यौन संक्रामक बीमारियां। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ। ठीक, तो देखो अब जैसा कि आप जानते हो कि जब भी राइट अब जैसा कि आप जानते हो कि भैया जब संभोग होता है, ठीक है, या फिर यौन क्रिया होती है, ठीक है, जब संभोग होता है या फिर यौन क्रिया होती है, तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नर और मादा जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। बात समझ में आ रही है? और यदि वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वीर्य जैसी जो चीजें होती हैं, राइट, वो नर से किसके शरीर में प्रवेश कर जाती है? मादा के शरीर में। तो अपने साथ साथ वो कोशिका भी लेकर जाती है, अपने साथ साथ वो बहुत सारी चीजें लेकर जाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, राइट, कभी कभी क्या हो जाता है कि बीमारी जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमित हो जाती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे किसके बारे में, ध्यान से देखिएगा, कि जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस चीज के बारे में। तो ध्यान से देखिए, तो जनन स्वास्थ्य जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और फिर मैं एक एक करके सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप में संपूर्ण स्वस्थता को ही हम क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या बोलते हैं भैया? तो जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। सिंपल सी कहानी, राइट। तो यदि कोई पूछे कि जनन स्वास्थ्य जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको क्या बताना है? ऊपर लिखी हुई है, जनन के सभी पहलू जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहार से रिलेटेड और सामाजिक रूप से रिलेटेड यदि स्वस्थ है कोई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनन स्वास्थ्य बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलो अब हम चलते हैं आगे, किसकी तरफ? परिवार नियोजन की तरफ। बात समझ में आ रही? अब सुनो ध्यान से, कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास दो परिवार है, ये एक परिवार है, हम इसमें सिर्फ माता पिता और बच्चों को शामिल कर रहे हैं। ये परिवार ए है, बोलो यस सर। ये जो है ये है परिवार बी। बात समझ में आई? ये परिवार ए है और वो परिवार बी है। अब ध्यान से देखो, यहां पर दो बच्चे हैं। आपने कितनी बार सुना होगा, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह लिखे रहते हैं, राइट, हम दो, हमारे दो, या फिर बच्चे दो ही अच्छे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब यहां पर दो बच्चे हैं और वहां पर जो है मान लेते हैं कि भैया 8 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 8 बच्चे। अब आप मुझे बताओ और दोनों परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, राइट, वो एक समान है। दोनों परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो एक समान है। परिवार ए जो है इसमें 2 बच्चे हैं, बोलो यस सर। परिवार बी जो है इसमें 8 बच्चे हैं, बोलो यस सर। और दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो एक समान है। अब आप मुझे ये बताइए कि कहां, कौन से परिवार में बच्चों का जो पालन पोषण है, राइट, वो अच्छे तरीके से होगा। तो आप सब बोलेंगे क्या कि सर 2 बच्चे वाला, ये देखो जिसमें 2 ही बच्चे हैं, राइट, उस परिवार में पालन पोषण अच्छे से होगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों ही जगह पर जो माएं होंगी, परिवार ए में और परिवार बी में, किनका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा? तो आप बोलेंगे सर परिवार ए में।
फिर मैं आपसे कहूंगा कि अच्छी एजुकेशन यदि प्रोवाइड करना चाहें अपन तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो बोलेंगे ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कहूंगा कि बताओ बच्चों का जो अंतर है, मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों के बीच में जो अंतर है, बात समझ में आई, वो कहां पर ज्यादा होगा या ओके ओके होगा, तो फिर आप बोलेंगे सर परिवार ए। तो कुल मिलाकर परिवार ए जो है इसने क्या फॉलो किया, ध्यान से देखिएगा, परिवार नियोजन फॉलो किया। बात समझ में आ रही है? इन्होंने परिवार नियोजन फॉलो किया, मतलब एक ऐसी योजना के बारे में यहां पर बात हुई, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी योजना के बारे में यहां पर बात हुई जिसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। परिवार की आर्थिक स्थिति, जनन स्वास्थ्य, साथ में माता का स्वास्थ्य, साथ में जो है परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, उनकी एजुकेशन, उनको उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए अपन ने ये सारी चीजें बहुत से पहले से पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये था भैया परिवार ए। अब हम बात करेंगे परिवार बी। तो आप सोचो 8 बच्चे हैं, क्या धमाचौकड़ी मचाते होंगे। बात समझ में आ रही है? और इन सब के देखो, अब भाई ऐसा थोड़ी है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर निषेचन कर रहे हैं तो बच्चे पे बच्चे पढ़ाते बढ़ाते ही जाइए। बात समझ में? अब इतने सारे यदि बच्चे यहां पर होंगे, राइट, तो क्या इसको हम परिवार नियोजन कह सकते हैं? क्लियर है? तो हम इसको परिवार नियोजन नहीं कह सकते। तो हम इसको ध्यान से देखिएगा, ये परिवार नियोजन, ये परिवार नियोजन नहीं है, ये जो है ये परिवार नियोजन नहीं है। तो बस सिंपल सी चीज है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार नियोजन क्या है, इसकी डेफिनेशन और मतलब आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से पता है। अब आप सोच कर देखो कि यहां पर जो माता है, बात समझ में आ रही है, यहां पर जो माता है जिन्हें हम जच्चा भी कहते हैं, राइट, उनके स्वास्थ्य पर कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि 8 बार, बात समझ में आ रही है, 8 बार उनका जो शरीर है वो मातृत्व से जो है गुजर चुका है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, बेसिकली परिवार नियोजन में। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो डेफिनेशन होगी परिवार नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, माता का स्वास्थ्य। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि हम निषेचन हो रहा है, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल रहा है तो निषेचन करते जाइए, बच्चे पैदा करते जाइए और फिर सब भविष्य सबका कैसा कर दीजिए, गोबर कर दीजिए। तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो एक ऐसी योजना जिसमें परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर एक और आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए, ऐसी जो योजना होती है इसको हम कहते हैं परिवार नियोजन। और आप सोच कर देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पर शायद इसके बारे में इंडिया और चाइना वाले थोड़ा सा कम जानते हैं। मतलब उनको पता है कि भैया निषेचन होता है, राइट, निषेचन होता है, समूह के बाद निषेचन यदि होगा तो बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो बहुत सारी ऐसी तकनीक होती है, राइट, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि आप संभोग तो करें पर अंडाणु और शुक्राणु जो है वो आपस में मिले ही ना, निषेचन उनके बीच में हो ही ना, कि संभोग तो हो। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, आकर्षण, संभोग, ये सब क्या चीजें हैं? ये एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, मानसिक खुशी भी है। बात समझ में आ रही है? प्लेजर भी है, पर संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। मतलब ये कि संभोग तो हो, बात समझ में आई, पर जो शुक्राणु और अंडाणु है वो आपस में मिक्स ना हो, मतलब निषेचन ना हो। बात समझ में आ रही है? तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? तो भैया ये भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? चलो पहला वाला पॉइंट नोट करो। या फिर अन्य शब्दों में कहें तो परिवार नियोजन वह है जिसमें एक परिवार में 1 या 2 बच्चे होने चाहिए तथा इन बच्चों के जन्म में 3 साल का अंतर होना चाहिए। बात समझ में आई? इन बच्चों के जन्म में लगभग कम से कम 3 साल का अंतर तो होना ही चाहिए, राइट। तो ऐसी योजना को हम कहते हैं परिवार नियोजन। चलिए पक्का नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो बेसिकली कैसा टॉपिक है, बायोलॉजी का भी है, क्लियर, क्योंकि यहां पर बायोलॉजिकल टर्म्स कनेक्टेड है, और ये सोशल साइंस का भी है, क्योंकि
इसमें समाज और सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। चलिए, अब यदि कोई पूछे कि परिवार नियोजन के लाभ बताइए, ठीक है, तो लाभ कैसे बताओगे? आप सभी जानते हो कि परिवार नियोजन का लाभ उसे अपनाने वाले परिवार के साथ ही देश और समाज को भी होता है, जैसे हम निम्न रूप से देख सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, यदि बहुत ज्यादा लोग होंगे, अब परिवार नियोजन को समझने के लिए इंडिया से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? आप सोच कर देखो कि अमेरिका जो है उसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना लगभग ज्यादा है, थोड़ा हो सकता है मैं गलत हूं, लगभग 2.5 गुना के आसपास है, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 गुना भी है, राइट, और जनसंख्या हमसे बहुत कम है। तो आप यदि यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया वहां पर हर बच्चे पर जो खर्च होने वाला संसाधन है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब इंडिया में इतने सारे लोग हैं, बात समझ में आई, जिसमें हम सब आते हैं, राइट। अब यहां पर कितना भी आप संसाधन लेकर आ जाइए वो तो खत्म हो ही जाएगा। क्लियर है? तो परिवार नियोजन का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो बच्चों को होता है, माता पिता को होता है, देश को होता है, समाज को होता है और संस्कृति को होता है। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्योंकि इजी भी तो है ना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों को क्या लाभ होगा? परिवार नियोजन का बच्चों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कम बच्चे होने के कारण उनकी जो पढ़ाई है तथा पालन पोषण है वो अच्छे ढंग से किया जाता है। कम बच्चे होने के कारण, बात समझ में आ रही है? उनकी मतलब ऐसा नहीं कि अब जनसंख्या बढ़ानी है, उसका नुकसान परिवार को होगा, बच्चे को होगा, देश को होगा और आप ये कह सकते हैं कि मानव जाति को भी होगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं भैया माता पिता पर क्या लाभ है। तो एक बात बताओ, बच्चे के पूरे पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? भाई पेरेंट्स की, माता पिता की। तो असर तो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। परिवार नियोजन का माता पिता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिवार नियोजन के कारण वे अपने परिवार का जीवन स्तर जो है वो कैसा रख सकते हैं? ऊंचा रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं? ऊंचा रख सकते हैं। बात समझ में? चलिए दोनों चीजें नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, समाज को क्या लाभ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, राइट। तो ध्यान से देखना, परिवार नियोजन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम बच्चों पर व्यक्ति उनका अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं, जो आगे चलकर, देखो भाई मैं पहले ही बता रहा हूं, बायोलॉजी के साथ साथ सोशल साइंस का भी टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ी थ्योरेटिकल बात तो होगी, मतलब थोड़ा अपने को लिखना भी पड़ेगा, है ना। चलिए तो अच्छे से पालन पोषण होगा जो कि उन्हें परिवर्तित करेगा अच्छे नागरिक में। किसमें परिवर्तित करेगा? अच्छे नागरिक में। आप ध्यान से देखना, जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, यदि वहां पर गरीबी है तो बच्चे बचपन से ही जो है बिगड़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास कितने ऐसे बच्चों को जानते हो, स्टूडेंट्स को नहीं, बच्चों को जानते होंगे जिनका प्रॉपरली पालन पोषण ना होने के कारण वो बचपन से ही क्रिमिनल सोच के हो जाते हैं। बचपन से ही वो क्राइम करने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, मिस्टेक्स करने लगते हैं, बचपन से ही वो नशा करने लगते हैं। कितने तो ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जो अलग अलग प्रकार का नशा करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी कहीं ना कहीं परिवार नियोजन की कमी थी। क्लियर? चलिए तो परिवार नियोजन के कारण जो समाज है, सोसाइटी है, वो कैसी बनती है? उत्कृष्ट या फिर उन्नत बनती है। चलो आगे बढ़ेंगे। आज ना मेरे को पूरी फील आ रही है कि मैं बिल्कुल ऐसे या तो हिंदी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को या फिर सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, राइट। क्योंकि अभी तक साइंटिफिक ज्यादा बातें ही नहीं हुई है। अभी तक हम बात कैसी कर रहे हैं? ध्यान से देखो, हम एकदम सोशल सामाजिक तौर पर बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि समाज जो है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, इसलिए राष्ट्र को क्या लाभ होता है? ध्यान से देखिएगा, परिवार नियोजन को प्रभावी रूप से लागू करने पर ही देश का आर्थिक रूप से तीव्र विकास होता है। दुनिया के वो सारे देश जिन्हें हम विकसित कहते हैं, राइट, वहां पर आप देखिएगा जनसंख्या जो है वो बहुत कम रहती है। क्लियर है? जनसंख्या कैसी रहती है? बहुत कम रहती है। अब जनसंख्या यदि कम है, रिसोर्सेज यदि बहुत ज्यादा है, बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे कई बार होता है ना कि इंडिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। अभी आपने देखा होगा शहरीकरण के कारण जो है क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांवों से शहर में जाकर बस रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो सिंचित भूमि है,
हरी भूमि है जिस पर अपन लोग क्या करते हैं भैया, अपन जिस पे फसलें लगाते हैं वो बहुत तेजी से कम हो रही है, तो महंगाई कैसी हो रही है, बढ़ रही है। अब एक चीज में महंगाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे सब में महंगाई बढ़ जाएगी। तो मैं वो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा नहीं आऊंगा, पर आप ये समझ लो कि यदि हमारे देश की कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे देश की यदि आप लाइफस्टाइल को लेकर देखें या सामाजिक कोई भी परेशानी है, तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, और वो है जनों की संख्या, लोगों की संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। बात समझ में? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या। तो जनसंख्या एक ऐसी चीज है आपने यदि इसको कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ एकदम ओके हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मतलब ये हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें आप, मैं, हम सब लोग आते हैं। ये प्रदूषण के लिए, जितनी जनसंख्या होगी उतनी चीजों को देश को बनाना पड़ेगा, उतने जो है उद्योग लगाए जाएंगे, उतना फिर प्रदूषण होगा। बात समझ में आ रही है? तो जितनी जनसंख्या होगी उतना देश का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो नीचे गिर जाएगा। मतलब ये कि इंडिया और चाइना जैसे देशों के पास कितना भी पैसा दे दिया जाए, बात समझ में आ रही है, पर ये कभी भी उस लेवल पे या उस लिविंग स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाएंगे जितने बहुत छोटे छोटी कंट्रीज हैं। जैसे न्यूजीलैंड को देख लो आप, बात समझ में? जैसे आप जो है फिनलैंड को देख लो, जैसे आप डेनमार्क को देख लो, आप स्वीडन को देख लो, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं राइट, जहां पर जनसंख्या कम है, और उसका सीधे सीधे जो फायदा है वो किसको मिलता है? देश को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अपन ने नोट कर लिया। हालांकि इस पर अपन पूरा एक निबंध लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ये सब कुछ आपको पता है, पर हम चलते हैं इसको बायोलॉजी की तरफ। ठीक, चलो आ जाओ। परिवार नियोजन की विधियां। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, परिवार नियोजन आप जानते हो। अब परिवार नियोजन की विधियां यदि हम बायोलॉजी के टर्म्स में पढ़े तो बेसिकली ये क्या होगी, ध्यान से देखिएगा कि भैया संभोग तो हो, पर मतलब नर और मादा का, बात समझ में आ रही है, फिजिकल मैचिंग तो हो पर बायोलॉजिकल ना हो। संभोग तो हो, क्योंकि देखो संभोग तो होगा, मानसिक जब भी आकर्षण होगा राइट, नर और मादा में, तो भैया संभोग होना तय है। बात समझ में आ रही है? उसको आप रोक नहीं सकते। क्या होगा? संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। ध्यान से देखिएगा, संभोग तो हो पर निषेचन ना हो, या सीधी बात आप ये कह लें कि शुक्राणु जो है वो योनि के अंदर प्रवेश तो करे पर अंडाणु के साथ ना मिले। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं राइट। तो ध्यान से देखिए, परिवार नियोजन की बायोलॉजी के टर्म्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि भैया संभोग तो हो, स्त्री और पुरुष का मिलन तो आपस में हो, पर निषेचन ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है परिवार नियोजन का, कि संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। किसका निषेचन ना हो? तो भैया शुक्राणुओं का। किसके साथ में? अंडाणुओं के साथ में। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलिए, तो संभोग तो हो पर निषेचन ना हो। अब ध्यान से देखिए, परिवार नियोजन के कारण जनसंख्या में नियंत्रण होता है, और इसके लिए हमारे पास दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है अस्थायी विधि और एक होती है स्थायी विधि। एक है अस्थायी विधि यानी कि टेम्परेरी एक मेथड है, और दूसरी जो है राइट, दूसरी जो है वो कैसी है? परमानेंट मेथड है। मतलब अब आपने ऐसा कुछ कर दिया कि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ कभी मिल ही नहीं पाएगा, वो परमानेंट हो गई। बात समझ में? टेम्परेरी इज लाइक जब रिक्वायर्ड है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो देखो, सबसे सस्ता और बेस्ट एग्जांपल जो है वो है कंडोम। बात समझ में? कि भैया हमने क्या किया, शुक्राणु तो निकला। देखो अब मान लेते हैं, देखो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे, यार मुझे बनाना पड़ेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब मैं नर जनन तंत्र की बात करूंगा राइट, तो इस तरीके से देखो, ये यहां पर ऐसे वृषण है, और भैया ये नर जनन तंत्र हो गया। बोलो यस सर। तो ये हो गया नर जनन तंत्र। अब आप जानते हो कि जो शुक्राणु है वो निरंतर बनता रहता है, और यदि वो अंडाणु के साथ निषेचन करेगा तो ये पक्का है कि भ्रूण विकसित होगा। अच्छा, भ्रूण विकसित के बाद यदि आप उसकी भी हत्या कर रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी है। बात समझ में आई? और करना ही क्यों है? चलिए, तो अब हम मान लेते हैं कि यहां से शुक्राणु तो निकलेगा ना, यहां से शुक्राणु है, पक्का निकलने वाला है। बोलो यस सर।
तो अब एक काम करते हैं, यदि हम इसके आसपास ऐसा एक पतली झिल्ली नुमा प्लास्टिक रबर की कोई चीज लगा दें तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, कंडोम कहलाएगी। तो ये एक बड़ा इसका कॉमन एग्जाम्पल है परिवार नियोजन का और जनसंख्या नियंत्रण का, और इसको लेकर सबसे ज्यादा ऐड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी और उन कंपनीज के द्वारा भी जो क्या बनाती हैं भैया, कंडोम बनाती है। बात समझ में? तो अब क्या होगा, यहां से शुक्राणु निकलेगा और इधर पे ही आसपास जमा हो जाएगा। अब ये योनि के अंदर भले ही चला जाए, पर क्योंकि आपने यहां पर एक ढक्कन लगा दिया है, तो कंडोम एक प्रकार का क्या है, तो आप ध्यान से देखिए तो भैया ढक्कन है। बात समझ में आ गई? मतलब शुक्राणु जो है वो आपके अंडाणु से मिल ही नहीं सकता। जब मिल नहीं सकता तो ध्यान से देखो, संभोग तो हुआ पर निषेचन नहीं हुआ, संभोग तो हुआ पर निषेचन नहीं हुआ, और ये एक अच्छा तरीका है किसका, परिवार नियोजन का। तो जैसे ये एक तरीका है, ऐसे जितने भी तरीके हैं वो मैं 1 बाय 1 सब आप लोगों को बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, चलिए तो 2 प्रकार की विधियां हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है जब भी हम बात करेंगे किसकी, परिवार नियोजन की। पहला है अस्थायी विधि, टेम्परेरी, जैसे कि कंडोम। जब भी संभोग करना है कंडोम लगा लो, निषेचन नहीं करना है तो कंडोम लगा लो, करना है निषेचन तो कंडोम मत लगाओ। बात समझ में? दूसरी जो है वो स्थायी विधि है, तो हम अस्थायी विधि भी पढ़ेंगे, स्थायी विधि भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, इतना तो नोट करो और ये चीज जरूर नोट करना, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे खोपड़ी के अंदर फिट करने वाले हैं, ठीक है जी? चलिए आ जाइए। तो हम बात करेंगे किसकी, अस्थायी विधि की, जिसमें सबसे पहला जो है ये है, ध्यान से देखेंगे, ये है यांत्रिक गर्भ निरोध। हम बात करेंगे किसकी, यांत्रिक गर्भ निरोध की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हम पक्का किसी यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, हम किसी भौतिक विधि के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, जिसमें क्या है, तो ध्यान से देखिए, आईयूडी है, डायफ्राम है, और भैया कौन सी चीज है, कंडोम या फिर निरोध भी कहते हैं। बात समझ में आ रही, कंडोम या फिर निरोध भी कहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। चलो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो है आईयूडी है, इसका मतलब होता है अंतः गर्भाशयीन साधन। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है, इंट्रा यूटेरीन डिवाइस। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, ये देखो अब रूल क्या है, मैंने क्या कहा, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकना है। ध्यान से देखिएगा, अब भैया यहां से शुक्राणु तो चला गया, वीर्य के साथ में, बोलो यस सर। यहां से शुक्राणु तो चला गया किसके साथ में, वीर्य के साथ में, ठीक है। और यहां से जो है यदि अंडाणु आता है तो निषेचन तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, हम आईयूडी, बात समझ में आई, हम क्या करते हैं, आईयूडी यूज करते हैं। देखो ये आईयूडी बनी हुई है इस तरीके से। अब ये क्या करेगी, अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होगा या निषेचन होगा उसको रोक देगी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आईयूडी में प्लास्टिक वाली भी और कॉपर टी आपने सुना होगा, जो कि बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है किसका, गर्भ निरोधन उपाय का। राइट, तो ये दोनों आपने सुने होंगे, एक तो भैया आईयूडी हो गया और दूसरा जो है कॉपर टी हो गया। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हो कि ये टी शेप का होगा, टी आकार का होगा, और इसमें होगा Cu यानी कि कॉपर। ये जो कॉपर होता है ये शुक्राणुओं को मार देता है। आप ऐसे याद रखिए कि कॉपर जो है वो शुक्राणुओं के लिए ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आईयूडी जो है ये कौन अपनाता है, तो महिलाओं में यह पद्धति काफी लोकप्रिय है। यह पॉलीथीन का बना दोहरे आकार का साधन होता है जिसे लिपिज लूप भी कहा जाता है, जबकि कॉपर टी कॉपर और पॉलीथीन का बना होता है। बात समझ में, पॉलीथिलीन का बना होता है। कॉपर टी आसानी से प्रवेशित किया जा सकता है। ये जो कॉपर टी है, जैसे कि हमने ये आईयूडी लगाई है, ऐसे ही कॉपर टी को भी हम यहां पर फिट कर सकते हैं, जिसका जो काम है वो क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकना। बात समझ में आई? चलिए, और ध्यान से देखिए, कॉपर टी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू व्हाट, आईयूडी, क्योंकि इसमें जो रक्त स्त्राव है, राइट, वो भी कैसा होता है, कम होता है। और हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है बेहतर है एज कंपेयर टू व्हाट, आईयूडी। बात समझ में आ रही है? चलिए, आईयूडी के द्वारा
निषेचित ओवम की अपने आप को गर्भाशय की दीवार से जोड़ने की क्रिया की हम क्या कर देते हैं, रोकथाम कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे मादा जनन तंत्र, तो यहां से जो अंडाणु आ रहा है और यहां से जो शुक्राणु आ रहा है, इनको या तो अपने को क्या कर देना है, बात समझ में आ रही है, या तो इनको मिलने से रोकना है या फिर कॉपर टी जैसी चीजों को लगाकर हम शुक्राणु जो है उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम मार भी सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो पहला जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा सिंपल भी था, आईयूडी, ठीक है, या फिर कॉपर टी। दूसरा जो है डायफ्राम है, आपको ये यहां पर दिख रहा होगा, इसको भी हम लगाते हैं किसमें, महिला में, यानी कि भैया ये लगता है मादा जनन अंग में। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा जो है वो कौन सा है, डायफ्राम। कैसा होता है, तो यह रबर का होता है, ठीक है, और ये गुंबदाकार होता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब परिवार नियोजन की बातें आती हैं तो आपको सिर्फ दो ही तरीके पता होते हैं, या फिर आप तीन कह लें। पहला तो कॉपर टी, दूसरा कंडोम, और तीसरा वाला जो है उसको आप नसबंदी कहते हो। पर और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे परिवार नियोजन जो है वो किया जा सकता है, जिससे संभोग तो हो पर निषेचन ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो डायफ्राम यह रबर का गुंबद आकार का एक साधन होता है जिसे महिला संभोग से पूर्व सर्विक्स को, ठीक है, ढकने और शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश की रोकथाम करने हेतु अपने योनि में प्रवेशित करती है। बात समझ में आई? तो याद रहे, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम बात करेंगे आईयूडी की, हम बात करेंगे कॉपर टी की, या फिर हम बात करेंगे डायफ्राम की। ये वो डायफ्राम नहीं है इधर पे जो फेफड़े के नीचे होता है, नहीं तो आप बोलोगे सर वो डायफ्राम इधर कैसे आ गया। बात समझ में आई? भैया ये अलग है, वो अलग है। चलिए, डायफ्राम, कॉपर टी और आईयूडी तीन ऐसे तरीके हैं जिसको हम कह सकते हैं कि भैया महिला द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक परिवार नियोजन युक्तियां। ठीक, नोट किया जाए। डन, बोलो यस सर। तो बहुत इजी है, अपने को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, संभोग हो निषेचन ना हो, खत्म बात। चलो हम बात करेंगे किसकी, तो देखो कंडोम या फिर निरोध की, ठीक है। तो सामान्यतः लोगों को यह पता होता है कि भैया जो कंडोम है वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है, कंडोम जो है वो पुरुष के लिए भी होता है और स्त्री के लिए भी होता है, क्योंकि दोनों के कारण हम शुक्राणु और अंडाणुओं का जो मिलन है उसको रोक सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये निरोधक पद्धति का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है, और ये महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। यह एक महीन रबर का बना पुरुष जननांग को ढकने वाला एक साधन होता है। इसे संभोग पूर्व सीधे लिंग पर चढ़ाकर पहना जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडोम बोलते हैं। इसके बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में काफी चीजें, ठीक है। चलिए, पर ध्यान से देखिएगा, जो महिलाओं या स्त्रियों के लिए जो कंडोम होता है, राइट, वो दोनों साइड से ओपन होता है। वो कैसा होता है, तो भैया दोनों साइड से ओपन होता है। पर जब हम बात करेंगे पुरुष कौन से कंडोम यूज करते हैं, तो ये सिर्फ एक साइड से ओपन होता है, ताकि लिंग यहां से चला जाए और शुक्राणु या वीर्य जो है वो यहां पर जमा हो जाए। बात समझ में आई? तो कंडोम जो है वो पुरुष भी उपयोग कर सकते हैं और स्त्री भी उपयोग कर सकती है, पर दोनों के लिए अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई? चलो इतना नोट कर लो। क्लियर? ओके, थोड़ा इस कहानी को हम और आगे लेकर जाएंगे। हार्मोनल विधि भी है। चलिए, तो पहली कौन सी थी, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो थी यांत्रिक गर्भ निरोधन विधि थी। पहली कौन सी थी, जिसमें हम किसको यंत्र को उपयोग करेंगे, हम कोई भौतिक विधि जो है उसको अपनाएंगे। दूसरी जो है, ध्यान से देखना, और इसके बाद ये सारी विधियों को एक फ्रेम में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट। दूसरी जो है वो कौन सी है, परिवार नियोजन की हार्मोनल विधि। दूसरी कौन सी है भैया, परिवार नियोजन की हार्मोनल विधि। अब एक बात बताओ, यदि हम बात करें शुक्राणु की या फिर हम बात करें अंडाणु की, अच्छा आप जानते हैं कि जब तक जो है यौन उत्तेजना नहीं होगी, जब तक कि यौन उत्तेजना जब तक यौन उत्तेजना नहीं होगी, आप जानते हैं कि भैया शुक्राणु जो है वो योनि के अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा कोई गोली है, ठीक है, जिस पर फिलहाल में काम चल रहा है, यदि मान लेते हैं कि किसी पुरुष को एक ऐसी गोली खिला दी जाए
बात समझ में आई? मान लेते हैं कि किसी पुरुष को एक ऐसी गोली खिला दी जाए जिसके कारण उसमें यौन उत्तेजना हो ही नहीं रही, और यदि यौन उत्तेजना नहीं होगी तो जो वीर्य होगा वो स्पीड के साथ स्खलित हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होगा ही नहीं तो कभी शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ निषेचन कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? तो जब हम कहते हैं कि भैया हार्मोन से कंट्रोल करने वाली विधि, तो वहां पर मेनली हम लोग गोली दवाई के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करते हैं? तो हम गोलियों के बारे में बात करते हैं, और दवाई गोलियां या फिर दवाइयों के बारे में हम बात करते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, तो इसको हम बोलते हैं हार्मोनल विधि। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जैसे हम दवाइयों के रूप में लेते हैं, तो ऑब्वियसली मुख से ही लेंगे, ठीक है। तो इसको आप गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हो, इसको आप गर्भ निरोधक गोलियां भी कह सकते हो। आपने अनवांटेड 72 जो होती है, ऐसी बहुत सारी दवाइयों के नाम सुने होंगे जो कि परिवार नियोजन में सहायक होती हैं। हालांकि इनका ध्यान रहे, क्योंकि ये हार्मोनल विधि है, रासायनिक विधि है, इसीलिए इनका नर और मादा दोनों पर थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, राइट? थोड़ा नहीं, काफी साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर यहां पर दवाइयां या फिर गोलियों की बात हो रही है। चलो, और क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो मादा है, बात समझ में आ रही है? इनमें से जो गोलियों का उपयोग है वो सामान्यतः स्त्री या फिर मादा करती है। पुरुष जनरली शुक्राणु के उत्पादन की रोकथाम वाली दवाइयों को नहीं लेते हैं, या फिर ये कह लो कि इस पर रिसर्च जारी है। चलिए, और बहुत सारे इंजेक्शंस और ऐसी औषधियां होती हैं जो कि शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकती हैं, या फिर आप ये कह लें कि यौन उत्तेजना जो होती है उसको रोक देती है। चलो, इतना नोट कर लो, पक्का? और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करते हैं परिवार नियोजन की गोलियां की, तो अधिकांश ऐसी गोलियां होती हैं जिन पर भैया ऐसे डेट्स के फॉर्म में लिखा होता है, और क्यों लिखा होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक? चलो, बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ध्यान से देखना, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से होता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो शुक्राणु होता है वो किसी नर में, ठीक है, शुक्राणु जो होगा वो किसी नर में 13-14 साल से मृत्यु तक लगातार बनता रहता है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है पर लगातार बनता रहता है, राइट? चलो, लगातार बनता रहता है, ठीक है, यहां तक की तो कहानी क्लियर है। अब यदि हम बात करेंगे किसकी भैया? अंडाणु की, तो आप जानते हो कि 2 अंडाशय होते हैं, बोलो यस सर, मादा जनन तंत्र में, ठीक है। अंडाणु जो होगा वो माह में, राइट, ध्यान से देखिएगा, अंडाणु जो होगा वो माह में एक बार ही बनता है, और एक ही बनता है। बात समझ में आ रही है? तो अंडाणु जो है वो माह में एक बार बनेगा, जिसकी जो जीवन अवधि है वो 12 से लेकर 24 घंटे की होगी। सीधी सी बात, क्या होगा? तो भाई जीवन काल होगा, बोलो यस सर। सो वन थिंग इज क्लियर हियर, कि ध्यान से देखिए, अंडाणु जो है वो एक माह में एक ही बार बनेगा, और इसकी जो अवधि है, जीवन अवधि है, जीवन काल है, राइट, वो कितना? 12 से 24 घंटे का है। और यदि हम बात करें शुक्राणु की, ध्यान से देखना, यदि हम बात करेंगे किसकी? शुक्राणु की, तो शुक्राणु जो है वो, ध्यान से देखिए, अंड नलिका में या अंड नली में या अंडवाहिनी में, कहां पर होती है? जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जो कि मादा जनन तंत्र का एक भाग है। बात समझ में आई? तो शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी में, शुक्राणु अंडवाहिनी में, जो भी शुक्राणु होगा वो अंडवाहिनी में कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? तो भैया अधिकतम 4 से 5 दिन। क्लियर? अब आपको ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको, जब हम मासिक धर्म वाला भाग पढ़ रहे थे इस अध्याय का,
तब मैंने आपको बताया था कि कभी भी संभोग करने से निषेचन हो जाए ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक महीने में प्रत्येक स्त्री के लिए, जो कि अलग अलग हो सकता है, राइट, कुछ फिक्स ऐसे दिन होते हैं जब ही आप निषेचन करोगे तो होगा। तो बहुत ध्यान से देखना, तो क्या होगा, राइट, शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। नहीं तो हमेशा करेंगे निषेचन, संभोग तो नहीं होने वाला ऐसा। चलो ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी में 4 से 5 दिन जीवित रहता है। बोलो यस सर। कुछ इसी तरीके से अंडाणु जो है वो 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है। मतलब ये कि यदि हमें उन दिनों का पता चल जाए जब अंडाणु है ही नहीं या फिर अंडाणु मर चुका है, बात समझ में आ रही है? तो जब अंडाणु नहीं है, जब, ध्यान से देखिएगा, जब अंडाणु जो है ना, जब अंडाणु नहीं हो पहला, या फिर अंडाणु जो है वो मर गया हो, जब भी, अभी कब पूरा बता रहा हूं। अब अंडाणु जो है, ध्यान से देखिएगा, वो क्या बोलते हैं हम इसको, अंडोत्सर्ग, याद करो, ओव्यूलेशन, क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग या अंडे का उत्सर्जन। अंडे का उत्सर्जन हुआ, अंडाणु का उत्सर्जन हुआ, और भैया 12 से लेकर 24 घंटे के आसपास वो जीवित है। उस टाइम पर उसको शुक्राणु मिल गया तो निषेचन हो जाएगा। यदि शुक्राणु नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडाणु मर जाएगा। शुक्राणु मिल गया तो निषेचन हो जाएगा, और शुक्राणु नहीं मिला तो जो अंडा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडाणु जो है वो कैसा हो जाएगा, मर जाएगा। अब यदि वो मर गया हो या अंडाणु हो ही ना, अंडाणु या तो मर गया हो या फिर अंडाणु हो ही ना, उस टाइम पर यदि शुक्राणु या वीर्य जाएगा योनि के अंदर, तो भैया उस टाइम पर निषेचन हो ही नहीं सकता। तो इससे भी गर्भ निरोधन जो है वो हो सकता है, पर इसके लिए आपको याद रखनी पड़ेगी डेट्स। इसके लिए आपको याद रखनी पड़ेगी डेट। डेट्स को लिखूंगा तो खजूर बन जाएगा, डेट, ठीक है। तो इसके लिए आपको दिनांक याद रखना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं कौन सी विधि, ध्यान से देखिए, यह है प्राकृतिक विधि। ये कौन सी विधि है, प्राकृतिक विधि है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी विधि है, प्राकृतिक विधि है। मतलब ये कि यदि हम दिनों की गणना करें, ठीक है, जिसको हम रजोधर्म को ध्यान में रखकर बात करें, राइट, तो ऐसी विधि को हम कहते हैं प्राकृतिक विधि। क्लियर, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। हमें दोनों का, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु जो है, दोनों का हमें जीवन काल पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और आपको यह भी पता है कि जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो कुछ दिनों बाद जो अंडाणु होता है, ठीक है, वो मासिक धर्म के रूप में, रजोस्त्राव के रूप में, मासिक स्त्राव के रूप में, पीरियड्स के रूप में जो है वो योनि से बाहर निकल जाता है। ये भी आप जानते हो, अपन ने सब पढ़ लिया। बोलो यस सर। चलो, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्लियर है, तो बोलो यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं, हरिया। पक्का, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं किससे, भैया, मासिक धर्म से। और यहां पर जो मैं मासिक धर्म है, जो कि 28 से 35 दिन का होता है, उसको मैं 31 दिन एक औसत लेकर बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो अपन 31 दिन के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको, है ना। चलो आ जाओ यहां पर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि भैया ये वो दिन है जब मासिक धर्म शुरू हुआ, राइट। तो अच्छा, अपन ना ये सारी बात किस में करेंगे, लगभग में करेंगे। अब आप बोलोगे सर लगभग में क्यों? क्योंकि भैया कुछ लोगों में, बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसमें मासिक धर्म जो है वो 2 से 3 दिन का होता है, कुछ में 8 दिन का भी हो सकता है, कुछ में 5 दिन तक भी हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए इसको हम बात करेंगे किसमें, लगभग में। चलो, तो मान लेते हैं कि जो है 1 तारीख को मासिक धर्म आया। अब ये कितनी तारीख तक चलेगा, तो ये 2 से 8 दिन हो सकता है, अपन मानते हैं कि 5 दिन तक का ये जो है पीरियड साइकिल है। चलो, ये लाल कलर से जो है मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये रेड वाला जो भाग है ये मासिक धर्म को बता रहा है। ध्यान से देखना कैसे हम दिनांक को ध्यान में रखकर, बात समझ में आ रही है, संभोग तो कर सकते हैं पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं करा सकते, ठीक है, या निषेचन को हम रोक सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक तो जो है भैया मासिक धर्म था। बोलो यस सर। अब ये जो पहला दिन है ना, इससे 14वें दिन, मतलब ये वो दिन होगा, ध्यान से देखना,
इसको अपन बनाते हैं नीले रंग से। चलो, तो ध्यान से देखना, पहले दिन से लगभग 14वें-15वें दिन जो है अंडा उत्पादन होगा अंडाशय द्वारा। तो ये 2 दिन हो गए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 दिन हो गए किसके? अंडा उत्पादक के। बात समझ में आई? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया शुक्राणु जो है, ध्यान से देखिए, शुक्राणु जो है वो अंडवाहिनी में, ऐसा नहीं कि शुक्राणु यहां बाहर कहीं रखा हुआ है और जिंदा रहेगा, ऐसे नहीं, अंडवाहिनी के अंदर 4 से 5 दिन जिंदा रह सकते हैं, राइट। और अंडाणु जो है वो 12 से 24 घंटे जिंदा रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज हम बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, मैंने मादा जनन तंत्र के अंदर ये सारी चीजों को बढ़िया से कवर किया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। अब हमने ये जो नीला वाला भाग है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं, ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसको हमने कहा अंडे का उत्सर्जन हुआ है। उत्सर्जन, बात समझ में? अंडे का क्या हुआ है? यहां पर उत्सर्जन हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम मासिक धर्म से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने डे 1 माना, तो 14वें से 15वें दिन के आसपास अंडा जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा भैया? उत्सर्जन हो जाएगा। बोलो यस सर। अब कब हो सकता है निषेचन? या तो इसी दिन शुक्राणु आए, बोलो यस सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, या तो इसी दिन शुक्राणु आए, या तो इसी दिन शुक्राणु आए, या तो इसके पहले से कुछ दिन मौजूद हो, क्योंकि हमने अभी ये जाना कि शुक्राणु जो है वो 4 से 5 दिन क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, वो जिंदा रह सकता है। मतलब ये कि शुक्राणु जो है 4 से 5 दिन यदि जिंदा रह सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि शुक्राणु जो है, राइट, वो इस दिन में, यहां पर, या फिर यहां पर, या फिर आप यदि इस जगह पर देख लें, राइट, ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है, ठीक, और हम बात किस में कर रहे हैं? लगभग में, एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते, ठीक है जी। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे, तो इस दिन पर यदि अंडा जो है वो उत्सर्जन हो रहा है, तो शुक्राणु या तो उसके 4 दिन पहले आ जाए, या तो उसी दिन आ जाए, या फिर मान लो कि उसके 1 दिन बाद आ जाए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अंडाणु आपका जीवित है, इस पूरे ड्यूरेशन में शुक्राणु आपका जीवित है। तो ग्रीन कलर से जो भी बने, जो भी आपको यहां पर दिनांक दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर वाले, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर से आपको जो भी दिख रहे होंगे, ये निषेचन दिवस है। बात समझ में आई? तो इनमें निषेचन हो सकता है, इनमें निषेचन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, इनमें निषेचन हो सकता है, निषेचन हो सकता है या होगा लिख दो आप। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप इसके अलावा किसी भी आप दिन की बात करें, यदि हम मासिक धर्म के चक्र को 31 दिन का मानते हैं, तो इसके अलावा आप किसी भी दिन यदि शुक्राणु जो है वो योनि के अंदर प्रवेश करता है, तो निषेचन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? ध्यान से देखो। अब मान लेते हैं कि देखो भैया, अंडा यहां पर पैदा हुआ, बोलो यस सर। अब पहले से शुक्राणु मौजूद नहीं था, बोलो यस सर। अब ये 12 से 24 घंटे में क्या होगा? 12 से 24 घंटे में, एक मिनट, यहां भी तो बनाना पड़ेगा। ये तो वो बेस्ट दिन है जब निषेचन होगा, 14वां दिन, राइट। चलिए, तो ग्रीन वाले जितने बनाए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब सुनो बात ध्यान से, इंटरेस्टिंग कहानी। अब मान लेते हैं कि यहां पर अंडाणु पैदा हुआ, बोलो यस सर। अब वो 24 घंटे में तो भैया मर जाएगा। अब इस दिन शुक्राणु आया, 18वें दिन शुक्राणु आया, बोलो यस सर। तो शुक्राणु के लिए क्या पहले से अंडा मौजूद है? नहीं है, मौजूद तो है, पर कैसा हो चुका है? मर चुका है, जो कि अब मासिक धर्म के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अंडा ही नहीं है, तो शुक्राणु निषेचन किसके साथ करेगा? निषेचन के लिए अपने को 2 युग्मकों की जरूरत होती है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। तो यहां पर तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कुल मिलाकर अब हम लगा देते हैं क्रॉस। ध्यान से देखिएगा, और मैंने क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में बताया बेटा, बात समझ में आई, इसलिए कंफ्यूज मत होना, टॉपिक वाइज वीडियोस देख लेना, वहां पर सारी चीजों को क्लियर किया गया है, राइट। चलिए, तो यहां से एक, रुको, ये
और मैं बात लगभग की कर रहा हूं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये ये जितने भी दिन हैं, यदि इसमें संभोग होगा तो निषेचन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो बहुत कम होगी। और इसका मतलब ये कि जिनमें क्रॉस लगा हुआ है इन पे निषेचन नहीं होगा, तो वो भी लिख देते हैं अपन, है ना। चलो, तो जिनमें क्रॉस लगा हुआ है संभोग तो होगा पर निषेचन नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। और जिसमें भैया लाल कलर से डॉट बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई ये मासिक धर्म दिवस है, या आप इसको पीरियड्स भी कह सकते हैं, पीरियड्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? और कुछ बचा है क्या? हाँ, ये वाला भाग, इसको मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। तो येलो वाला जो भाग है, इसको आप कह सकते हैं कि भैया अंडे का इस दिन उत्सर्जन होगा। तो या तो शुक्राणु पहले से मौजूद हो, क्योंकि 4-5 दिन जिंदा रह सकते हैं, या तो उसी दिन पहुंच जाएं, या फिर उसके एक आध दिन बाद पहुंच जाएं, तब निषेचन होगा, अन्यथा निषेचन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि ये आपको डेट्स क्लियर है, क्लियर, तो परिवार नियोजन किया जा सकता है, यहां पर किसी और युक्ति की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुरक्षित अवधि पद्धति। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसे बोलेंगे भैया सुरक्षित अवधि पद्धति, या फिर दूसरा जो तरीका है वो क्या है? ओव्यूलेशन पद्धति। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, जिसमें हम ध्यान रखते हैं किसका, कि किस दिन अंडे का उत्सर्जन होने वाला है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि किस दिन अंडे का उत्सर्जन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो यह पद्धति रिदम पद्धति से अधिक सही होती है। महिलाओं को यह शिक्षा दी जाती है कि डिंब शरण, डिंब शरण का मतलब अंडोत्सर्ग, राइट, के समय पर उनमें होने वाले कुछ एक परिवर्तन जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। ध्यान से देखिएगा, इसमें सर्वाइकल श्लेष्मा जो होती है, ठीक है, वह अधिक कैसी हो जाती है? फिसलन युक्त हो जाती है, जबकि अन्य अवधि में यह एक पेस्ट की तरह चिपचिपा होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यह समझ लो कि जिस दिन अंडोत्सर्ग हो रहा है उस दिन सर्वाइकल श्लेष्मा जो रहेगी वो और ज्यादा कैसी हो जाएगी? फिसलन युक्त हो जाएगी। नॉर्मल डेज में कैसी होगी? पेस्ट की तरह चिपचिपी होगी, पर ये समझ लो नॉर्मल डेज में ये कम फिसलन युक्त होगी। पर जब हम बात करेंगे अंडोत्सर्ग दिवस की, राइट, तो उसके दौरान जो सर्वाइकल श्लेष्मा है वो और ज्यादा फिसलन युक्त हो जाएगी। तो यदि ये सिम्टम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो अंडा है उसका उत्सर्जन हो चुका है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस दिन अंडे का उत्सर्जन हुआ है, तो इस दिन रुक जाओ, इस दिन रुक जाओ, इस दिन रुक जाओ, इतने दिनों में अंडा मर जाएगा। अंडा मरने के बाद शुक्राणु यदि पहुंच भी गया तो निषेचन होने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत लंबा टाइप का टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन भी होता है, राइट। तो इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश किया। आप इसको दिमाग में बढ़िया से फिट रख लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए और इस कैलेंडर को जो है दिमाग में फिट करिए, और यही जो है फिर रिपीट होता है। अब क्या हुआ, यहां पर अंडे को शुक्राणु नहीं मिला, तो अंडा जो है फिर 31 के बाद जो है रक्तस्राव, म्यूकस और गर्भाशय की जो आंतरिक आस्तर है उसके साथ ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि भैया मासिक धर्म आ गया या फिर पीरियड आ गया। बात समझ में आई? चलो इजी बोलो यस सर, बढ़ेंगे आगे, बोलो यस सर। चलो ठीक, चलिए हाँ एक और चीज, डिंब शरण या फिर अंडोत्सर्ग, ध्यान से देखिए, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अंडोत्सर्ग। उत्सर्जन की अवधि के समय पर जो योनि का तापक्रम होता है वो कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर यदि अंडोत्सर्ग दिवस का पता चल जाए, जो भी लगभग में ही होगा, बात समझ में आ रही है, तो फिर भैया परिवार नियोजन पे ध्यान दिया जा सकता है। एक और तरीका है, इसमें क्या है? संभोग अंतर्बाधा। अब इसका मतलब क्या होता है? इस अवधि में वीर्य स्खलित होने के जस्ट पहले ही जो पुरुष है वो अपने शिश्न को बाहर निकाल ले। बात समझ में आई? पर यदि हम मानसिक तौर से देखें तो ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो संभोग है वो एक प्रकार की मानसिक
शारीरिक के साथ साथ मानसिक प्रक्रिया भी है। बात समझ में आ रही है? जिसमें संतुष्टि बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। बोलो यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस अवधि में जब शरीर का, दिमाग का पूरा जो ध्यान है वो किस पर है? वीर्य स्खलन पर है। तो देखो ये रिस्की भी है। उस टाइम पर शिश्न को बाहर निकाल के स्खलित करना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। राइट, चलिए तो इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि संभोग के दौरान शिश्न को बाहर निकाला जाए और वीर्य को बाहर किसी जगह पर स्खलित कर दिया जाए। चलिए, तो ये 3 तरीके थे जिसको आपको दिमाग में फिट रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं परिवार नियोजन के स्थायी विधियों के बारे में और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई है। जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो, बढ़ते हैं आगे। हरिए, डन। चलिए, तो अब बात होने वाली किसके बारे में? देखो भैया, स्थायी विधि के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता है कि इस जगह से जो है कौन सी चीज बाहर निकलती है? अंडाणु बाहर निकलता है। राइट, तो एक काम करो, ये जो अंडाणु यहां पर अंडवाहिनी से जाता है, इसको ही फैलोपियन ट्यूब जो रहता है, इसको यहां से आप ब्लॉक कर दीजिए। बात समझ में आई? तो क्या होगा? इसको आप काट के यदि ब्लॉक कर देंगे तो इसके लिए तो भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? शल्य क्रिया बोलते हैं। तो यदि आपने यहां से ब्लॉक ही कर दिया तो ये वो सिचुएशन होगी कि अंडाणु कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, भले ही कितना भी शुक्राणु आ जाए, और इससे निषेचन कभी होगा ही नहीं। तो ये कैसी होती है भैया? स्थायी विधि होती है। मतलब एक बार नसबंदी हो गई तो हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें है महिला नसबंदी। तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। महिला नसबंदी में महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है, उसमें हम चीरा लगाकर उसको बांध देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। राइट, ये यहां पर और ये यहां पर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और देखो और कौन सी चीजें आपको दिमाग में फिट रखनी है, ध्यान से देखिएगा। इसको लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। यह अत्यंत सरल और सुरक्षित होती है। यह एक छोटी शल्य क्रिया, एक छोटा ऑपरेशन होता है नसबंदी के लिए, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के दोनों तरफ छोटा भाग निकाल दिया जाता है। उधर में सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगता है। 2 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इतना भी नहीं, इससे बहुत छोटा, इतना। ये टोटल 2 सेंटीमीटर के आसपास है। इतना चीरा लगाकर भी नसबंदी की जा सकती है, जैसे एक टाके द्वारा बंद कर दिया जाता है। इसके लिए सर्वोत्तम समय प्रसव पश्चात 7 दिन की अवधि में होता है, लेकिन यह किसी भी समय की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो या तो प्रसव के बाद आप 7 दिन की अवधि में करें, या फिर ये किसी भी समय पर की जा सकती है जब तक अंडाणु उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? तो जिस तरीके से अंडाणुओं को रोकने के लिए महिला नसबंदी होती है, कुछ इसी तरीके से शुक्राणुओं को रोकने के लिए भी पुरुष नसबंदी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखिएगा, पुरुष नसबंदी में क्या होता है? यह पुरुष की सरल और सुरक्षित शल्य क्रिया होती है, जिसमें शुक्र भाग, देखो यहां से कट लगा दिया, बहुत सिंपल सी चीज है। तो नसबंदी का मतलब क्या हुआ? वो नस जिससे शुक्राणु ट्रेवल कर रहे हैं उसको क्या कर देना? बंद कर देना। इसलिए हम इसको कहते हैं नसबंदी। चलिए, और ये 10 मिनट में हो जाती है। सोच कर देखो, मतलब ऐसा नहीं है, नहीं तो क्या होता है कि सामान्यतः जब हम ऑपरेशन की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि भैया बहुत लंबी चौड़ी चीर फाड़ होगी, बहुत टाइम लगेगा, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 10 मिनट में, राइट, सिर्फ 10 मिनट में जो है पुरुष नसबंदी की जा सकती है। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से हमने परिवार नियोजन की बात कर ली। ठीक है, एक बार हम इसको जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने सब कुछ कलेक्ट करके रखा हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा। ये देखो, राइट, तो ये सारी विधि है जिसमें हमने किसके किसके बारे में देखा भैया? पुरुष कंडोम, उसके बाद हमने महिला कंडोम, साथ में हमने दवाइयों के बारे में देखा, हमने बात की हार्मोनल रिंग की, हमने यूआईडी की बात की, इंजेक्शन की बात की। इंजेक्शन से भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो है निषेचन को रोका जा सकता है। हमने नसबंदी की बात की, हमने इम्प्लांट की बात की, ठीक है, और हमने जो है किस समय पर, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, किस समय पर अंडोत्सर्ग होगा, इस चीजों के बारे में बात की। हमने डायफ्राम के बारे में बात की। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे हम परिवार नियोजन जो विधि है, तक परिवार नियोजन जो क्या कह लो आप, परिवार नियोजन की जो अलग अलग एक प्रकार की क्या हो सकती है? युक्तियां हो सकती है। राइट, चलिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं।
पहला है परिवार नियोजन और दूसरा है यौन संक्रमण बीमारियां। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो यौन संक्रमण के माध्यम से राइट स्त्री पुरुष या नर और मादा में आपस में फैल जाती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में, यौन संक्रामक बीमारियों के बारे में कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपको सिर्फ एड्स या एचआईवी याद नहीं रखना है, जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। बात समझ में आ गई? सुनो, पहली है क्लैमिडिया। क्या है? पहली है क्लैमिडिया। बात समझ में आ रही है? किस में? तो भैया महिलाओं में क्लैमिडिया के कारण मूत्र त्याग करते समय दर्द होता है और जलन का अनुभव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये योनिस्त्राव यौन क्रिया के दौरान अथवा उसके बाद पेडू यानी कि जो लोअर एब्डोमेन है में दर्द तथा यौन क्रिया के समय या उसके बाद मासिक स्त्राव के बीच में भी रक्तस्राव हो सकता है। मतलब ये कि इस बीमारी के दौरान पीरियड्स के आगे पीछे भी रक्तस्राव हो सकता है और इसके कारण अधिक मासिक स्त्राव भी हो सकता है। तो क्लैमिडिया है राइट, इसके कारण ये सारे सिम्टम होंगे। और कहां पर पाई जाएगी? तो ध्यान से देखिए, इस वाली जगह में पाई जाएगी, योनि और उसके आसपास के भाग में। क्लियर? बोलो यस सर। चलिए बढ़िया से नोट करेंगे। ठीक, आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? पुरुषों में क्लैमिडिया किस प्रकार से होता है। ध्यान से देखिए, पुरुषों में यदि क्लैमिडिया होगा तो इसके कारण मूत्र त्याग करते समय दर्द अथवा जलन, लिंग के अग्रभाग से सफेद मटमैला या पानी जैसा स्त्राव निकलना तथा वर्षणों में दर्द या स्पर्श सहायता होना। ठीक है, क्लैमिडिया संक्रमण का आपकी गुदा, गले और आंखों में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इसका असर कहां कहां पर हो सकता है भैया? गुदा में हो सकता है, रेक्टम गले में हो सकता है और आंखों में हो सकता है इसका संक्रमण, जिसके कारण फूलन भी आ सकती है। क्लियर? बोलो यस सर। नोट करो। ठीक, और ध्यान से देखो और आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं जेनिटल वार्ड्स के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं जेनिटल वार्ड्स? ध्यान से देखिएगा, तो जननांग के आसपास जो है मस्से हो जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, एकदम जूम करके दिखाया गया है राइट। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी मांसल वृद्धियां हो जाती हैं और ये किसके कारण होता है? तो ध्यान से देखिए, पेपिलोमा वायरस, क्या नाम है, पेपिलोमा वायरस के कारण जो है इस प्रकार की बीमारी, जिसमें हम कहते हैं कि भैया जननांग के आसपास जो है राइट, मलद्वार के आसपास या जननांग जो होते हैं इसके आसपास मस्से हो जाते हैं। चलिए, तो ये किसके कारण होता है याद रखिएगा। वायरस के नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है पेपिलोमा वायरस। थोड़ा और इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगली जो बीमारी है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और जो हमें पता भी होनी चाहिए, वो है गोनोरिया। क्या है? तो भैया गोनोरिया। तो गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक यौन संचारित संक्रमण है जो यौन क्रिया के दौरान आसानी से नर और मादा आपस में जो है क्या हो सकता है? पारित हो सकता है, प्रोसीड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दोनों में, महिलाओं में गोनोरिया के कारण मूत्रत्याग करते समय दर्द अथवा जलन हो सकता है। योनिस्त्राव आमतौर पर पानी जैसा या पीले रंग का या हरे रंग का जो है राइट, क्या हो सकता है? द्रव बाहर निकल सकता है। साथ में यदि हम बात करें तो यौन क्रिया के दौरान अथवा उसके बाद पेड़ू, जैसे हम लोग लोअर एब्डोमेन कहते हैं, इसमें दर्द हो सकता है, ये वाला भाग। बात समझ में? चलिए, जब हम बात करेंगे पुरुषों में गोनोरिया के लक्षण के कारण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो भैया मूत्र त्याग करते समय दर्द या जलन का अनुभव हो सकता है। लिंग के अग्रभाग से सफेद पीला हरा स्त्राव निकल सकता है और वर्षणों में दर्द हो सकता है। बात समझ में? तो दोनों में हो सकता है गोनोरिया। नोट किया जाए, मजेदार ये कहानी है। चलो और आगे बढ़ने वाले हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सिफिलिस, हम बात करेंगे किसके बारे में? सिफिलिस। ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है जिसके प्रारंभिक अवस्था में आपके जननांगों या मुख के आसपास दर्द रहित किंतु अत्यधिक संक्रामक घाव उत्पन्न हो सकते हैं। यह घाव गायब होने से पहले 6 हफ्तों तक बना रह सकता है। हम बात करेंगे, देखो इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेस होती हैं राइट। तो जब सिफिलिस की हम बात करेंगे तो इसकी तृतीय अवस्था आमतौर पर कई वर्षों बाद उत्पन्न होती है।
मतलब ये कि यदि ये खत्म नहीं हुआ तो तीसरी अवस्था कई वर्षों बाद उत्पन्न होगी तथा इसके कारण हृदय से संबंधित समस्याएं, पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस या फिर दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस जैसी गंभीर बीमारियां जो हैं, राइट, वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्लियर? तो सिफिलिस जो है ये भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ने वाले हैं। और भैया ऐसी एचआईवी, ऐसी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अब हम बारे में बात करेंगे जो कि बड़ी कॉमन है और बड़ी खतरनाक है। जैसे हम कहते हैं एचआईवी और फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए, इम्यूनो मतलब कि किसके लिए? प्रतिरोधक क्षमता, डेफिशिएंसी मतलब प्रतिरोधक क्षमता की कमी के लिए के पैदा करने वाला वायरस, जिसको हम बोलते हैं क्या? एचआईवी। एचआईवी से ग्रसित जो भी पर्सन है बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है, लगातार जो है उसको बुखार रह सकता है, बहुत ही कमजोरी का अनुभव कर सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये अभी तक लाइलाज है। बस हम इस बीमारी के होने के बाद किसी की जो शरीर है उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं बस। पर अभी तक कैसा है एचआईवी एड्स? राइट, तो भैया ये है लाइलाज। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो एचआईवी जो है वो कैसे हो सकता है? असुरक्षित यौन संबंध से। बात समझ में आई? या फिर सबसे ज्यादा ये ट्रांसफर होता है बाय ब्लड भी हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, बाय ब्लड भी हो सकता है। कैसा होता है? मान लेते हैं कि हम बाल कटाने वाले सैलून चले गए, अब वहां पर भैया किसी ने दाढ़ी बनाई, अब उसका ब्लड निकल गया जिसमें एचआईवी का वायरस था। अब उस ब्लेड को जिससे शेविंग की गई थी उसको दोबारा यदि कोई उपयोग करता है तो ब्लड यदि जिसके शरीर से पहले निकला था यदि वो संक्रमित था और दूसरे में यदि वही ब्लेड कट लगा देती है तो ब्लड से ब्लड ट्रांसफर होगा। कुल मिलाकर ब्लड ट्रांसफर से जो है एचआईवी जो है वो फैल सकता है। बात समझ में आ रही है? और सबसे भयंकर क्या करता है ये? ध्यान से देखिएगा, एचआईवी वायरस जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करके उसको कमजोर बना देता है, जिससे इसकी संक्रमण अथवा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, राइट, ये कम हो जाती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो एचआईवी का वायरस होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इस तरीके से जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे एचआईवी एड्स जो है वो फैल सकता है। इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे। हरिया, तो वो सारे पॉइंट जो आपने लिखे होंगे वो ये हो सकते हैं कि भैया असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा ये कि संक्रमित व्यक्ति से रक्त का आदान प्रदान, और तीसरा हो सकता है किसी शिशु को उसकी मां से। बात समझ में आ रही है? ये तीन तरीके हो सकते हैं जिसके कारण एचआईवी वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और यदि एचआईवी वायरस ट्रांसफर होगा तो भैया कौन सी बीमारी जो होगी उसका भी तो नाम हमें बताना पड़ेगा। तो वो होती है, ध्यान से देखिएगा, एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बीमारी जो है उसका नाम क्या होगा? राइट, एड्स हो जाएगा। और शरीर जो है जब इस संक्रमण की चपेट में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो ये प्राण घातक हो सकता है और फिर उसके बाद छोटे मोटे संक्रमण भी जो है शरीर पर ऐसे ही धावा बोल देंगे और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है कुल मिलाकर वो खत्म हो जाएगी और इससे जो है जीवन का अंत भी हो सकता है। राइट, तो एड्स या फिर एचआईवी एक बहुत खतरनाक एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर हम कह सकते हैं यौन संचारित रोग है। तो ध्यान से देखिएगा हमने किन चीजों को आज कवर किया है। तो हमने जो है आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखा है जिसमें है यौन संक्रामक बीमारियां, राइट, और हमने परिवार नियोजन की बहुत सारी युक्तियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। अब मिलने वाले हैं इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन के साथ जो कि आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसे हम कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, राइट, जहां पर आपको कोई भी कूपन कोड या रजिस्ट्रेशन नहीं लगवाना है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की, अच्छा कैसे पहुंचेंगे वो भी देख लो। सीधे जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स या फिर आप प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं। हमारा जो ऐप है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की, तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस और सभी विषय के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम में कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, राइट, उसमें सीबीएसई आपका आ गया, एनसीईआरटी आपका आ गया, यूपी बोर्ड आ गया, बिहार बोर्ड आ गया, सारे बोर्ड्स हिंदी मीडियम वाले ऑलरेडी कवर्ड है। साथ में जो है आपको बुक्स और ई बुक्स
भी मिल सकती है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें आपको जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। हम उसका वहीं पर निराकरण समाधान कर देंगे। और इसी तरीके से खूब पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, जिससे एग्जाम में आपके बढ़िया तरीके से मार्क्स आ जाए। हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।